हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इस लेक्चर में हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और करंट गेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन देखे, कॉमन बेस देखा, कॉमन एमिटर देखा और कॉमन कलेक्टर देखा। उसमें से हम लोग कॉमन एमिटर वाले को स्टडी करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन इस पे बनता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है। तो वो डायग्राम बहुत थोड़ा सा मतलब दिखने में कॉम्प्लिकेट होता है, बट देखो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तुम भी ड्रॉ करोगे, साथ ही साथ हम लोग साथ ही साथ ड्रॉ करेंगे। और तुम लोग ड्रॉ करते वक्त देखो मैं कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ ड्रॉ करते वक्त, है ना। यानी सो दैट तुमको स्टेप्स अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, फिट कर लेना है। ये वही स्टेप्स है जो तुमको एग्जाम में फिर बाद में याद आएंगे और तुम फटाक से इसको एक ही मिनट में डायग्राम को, 1-2 मिनट में डायग्राम को बना सकोगे। सो चलो विल स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम लोगों को कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बनाना है ना। तो कल हम लोगों ने जैसा बनाया था, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐसा, ठीक है। ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस और ये होता है एमिटर, ठीक है। अब ये एरो सपोज मैं ऐसा लगाया, ऐसा, तो दिस मींस दैट ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बेस टू एमिटर, नॉट पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग आउट, मतलब NPN ट्रांजिस्टर है ये। अगेन एज आई सेड, हो सकता है कि भाई शायद बुक में ये तुम्हारे क्या कहते हैं हम लोग उसको, कन्वेंशंस मैच ना हो, क्योंकि वहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। तो अब ये जो एरो है, करंट का डायरेक्शन हमको बताता है, हमको पता होना चाहिए। यानी इसका मतलब कलेक्टर का करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा और बेस का करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा। ये कैसे बताया मैंने, क्योंकि हमको मालूम है IC प्लस IB इज इक्वल टू IE। मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कि IC इधर से आएगा, IB इधर से आएगा, दोनों मिला के IE बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा एमिटर कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमिटर को ऐसा लेके थोड़ा बड़ा लाइन यहां बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को ये करंट्स गिनने हैं, IB और IC, क्योंकि एमिटर तो कॉमन है, तो करंट्स दो ही रहेंगे सर्किट में सबसे, मतलब जो गिनना रहेगा हमको, एक IB गिनना रहेगा और एक IC गिनना रहेगा। तो IC मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे और IB मेजर करने के लिए हम लोग एक इधर एमीटर लगाएंगे, है ना। ये एमीटर IC गिनेगा, ये एमीटर IB गिनेगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक बायसिंग बैटरी लगाएंगे। अब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए, और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो हम लोगों को बायसिंग करने के लिए, इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, है ना। ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लगेगा और यहाँ एक निगेटिव लगाना पड़ेगा, है ना, निगेटिव। ये निगेटिव, इसको ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये वाली बैटरी VBB इसको फॉरवर्ड बायस करेगी एमिटर बेस जंक्शन को, और ये रेजिस्टेंस तुमने बेस को लगाया तो ये हो गया RB। डायग्राम समझा। अब लेकिन ये इनपुट साइड है हमारा, इनपुट साइड में हम लोगों ने एक एमिटर लगा लिया, एक रेजिस्टेंस लगा लिया, एक बायसिंग बैटरी लगाई, इसको हम लोग बायसिंग बैटरी कहते हैं। वहां पे ऐसा लिखना नहीं है तुमको, लेकिन याद रखना है ये, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा तब काम में आएगा, ठीक है। अब हमको इनपुट वोल्टेज जो है वो गिनना है, इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट करंट हो गया हमारे लिए, इनपुट वोल्टेज ये रहेगा VBE या VEB, है ना, ये गिनना है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये वोल्ट मीटर जो है हमारा वोल्टेज VBE या VEB गिनेगा, है ना। समझ आया सबको। तो ये इनपुट साइड कंप्लीट हो गया। आउटपुट साइड में भी ये सारी चीजें रहनी चाहिए, है ना। आउटपुट साइड में भी ये सारी चीजें रहनी चाहिए। VBB को ऐसा एरो लगाना है हम लोगों को, क्योंकि वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है। अब सेम चीज है, एक एमीटर लग गया, यहाँ पे भी एक एमीटर लग गया, ये एमीटर IC गिनने वाला है। एक रेजिस्टेंस लगेगा हमको, है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसका नाम रहेगा RC, क्योंकि कलेक्टर को लगाए। फिर VBB यहाँ की बायसिंग बैटरी थी, तो यहाँ की बायसिंग बैटरी क्या रहेंगी, VCC। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हमको क्या करना पड़ता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को, है ना,
रिवर्स बायस करना पड़ता है, तो रिवर्स बायस के लिए ये एन के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, हो गया रिवर्स बायस के। कलेक्टर साइड जो है रिवर्स बायस करना है, तो ये एन है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ। ठीक है, समझ में? देखो बायसिंग बैटरी भी लग गई है यहाँ पे, बायसिंग बैटरी लगा दिया हम लोगों ने, है ना, तो ये भी हमारा वेरिएबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे आउटपुट का सभी चीजें लग गई, सिर्फ ये एक बाकी है, एक वोल्ट मीटर बाकी है जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज गिनेगा। तो हम लोग ये पैरेलल में VCE ये लगा देंगे, तो ये जो गिनेगा ये वोल्ट मीटर VCE गिनेगा। ठीक है, बन गया डायग्राम। तो यानी ये डायग्राम में अगर याद रखने लायक चीजें जो है वो एक ट्रांजिस्टर बनाना है, दो एमीटर बनाना है, दो वोल्ट मीटर बनाना है, दो बायसिंग बैटरी बनाने हैं और दो रेजिस्टर्स बनाने हैं। ये याद रखना, एमीटर भी दो है, वोल्ट मीटर भी दो है, बायसिंग बैटरीज भी दो है, दो रेजिस्टेंस भी है। ट्रांजिस्टर एक है तो वो भी दो बना लोगे, है ना। तो क्लियर है सबको यहाँ पे? हाँ, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे इनपुट साइड जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा बेस, इनपुट साइड रहेगा बेस, ठीक है, क्लियर। और आउटपुट साइड रहेगा कलेक्टर। ऐसे ध्यान में रखो, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, सीईटी के, ठीक है, क्लियर। अब इनपुट जो करंट रहेगा, है ना, इनपुट करंट जो रहेगा, करंट, इनपुट करंट, क्योंकि बेस हमारा इनपुट है तो इनपुट करंट जो रहेगा वो रहेगा IB। और आउटपुट करंट क्या रहेगा, क्योंकि आउटपुट हमारा कलेक्टर है तो आउटपुट करंट रहेगा IC। ठीक है, समझ में आया ना। इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा, VBE। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, VCE। अब बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली चीजें लिख देते हैं वोल्टेजेस में। याद रखो ये इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस नहीं है, ये बायसिंग बैटरीज है, ये ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए है। बायस यानी वोल्टेज सप्लाई करने के लिए है, वो जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करने के लिए है, क्योंकि जब तक तुम वो करोगे ही नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो इसलिए ये बायसिंग बैटरीज है, ये वाला और ये वाला, ये कभी भी इधर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? सभी को समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ तक। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। करंट गेन्स इन ट्रांजिस्टर, डायग्राम यही रखूंगा, है ना। करंट गेन देखना है हम लोगों को, ट्रांजिस्टर के अंदर कौन से करंट गेन्स होते हैं, है ना। देखो ट्रांजिस्टर के अंदर दो करंट गेन्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, है ना। कुछ लोग इसको अल्फा डीसी बीटा डीसी भी लिखते हैं, है ना। ये हमेशा ये आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि गेन की बात कर रहे हैं ना, गेन यानी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट की फॉर्मेट होती है। ओके, तुम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो आउटपुट जनरली आईसी ही रहेगा, जनरली आउटपुट आईसी होता है। तुम देख लो कॉमन कलेक्टर को छोड़ के, क्योंकि वहां पे कलेक्टर ही कॉमन है, कलेक्टर कॉमन है, तो वहां पे तो तुम आउटपुट को कलेक्टर में नहीं ले सकते हो ना। फिर चाहे वो कॉमन एमिटर रहे या कॉमन बेस रहे, आउटपुट हमेशा कलेक्टर होता है। और गेन का फॉर्मेट जो होता है, गेन के फॉर्मूले का फॉर्मेट, वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब इसके नीचे जो टर्म है उसमें एक तो IB आएगा, नहीं तो IC आएगा। अब उसको कैसे याद रखना है, देखो बीटा DC इज IC अपॉन IB, ये याद रखना। बीटा DC इज इक्वल टू IC अपॉन IB, क्योंकि बीटा है ना, बीटा के लिए IB। अल्फा DC इज देयरफॉर IC अपॉन IB। ठीक है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये दूसरा नाम इसका याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है अपने बुक में। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोला तो इट इज ऑलवेज IC अपॉन IB। क्लियर विद दिस? सभी को ध्यान में आया? तो ये थे करंट गेन्स के बारे में। अब ये करंट गेन्स के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, ये निकालेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गया हमारा, मैंने नहीं दिया यहाँ पे, तो रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स, यानी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, तो चलो हम लोग रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा देखते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, देखो इक्वेशन क्या है हमारा, IE
इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, है ना। ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है बट हमको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ से ऐसा हटा देता हूँ। अब IC से डिवाइड किया, देयरफॉर IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1, है ना। अब IE अपॉन IC 1 बाय अल्फा DC हो गया, IB अपॉन IC 1 बाय बीटा DC हो गया प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया तो अल्फा DC बिकम्स बीटा DC अपॉन 1 प्लस बीटा DC। ये पहला फॉर्मूला याद रखो, ठीक। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला जिसने याद कर लिया फिर जो फॉर्मूला निकालना है वो निकाल सकते हो। अब 1 अगर इधर चला गया तो बन गया 1 अपॉन बीटा DC इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा DC माइनस 1। तो देयरफॉर बीटा DC का फॉर्मूला बन गया अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। ये फॉर्मूलेस, तो ये दो फॉर्मूलेस हैं। अब क्या होता है, बहुत से बार बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि किधर प्लस है किधर माइनस है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि ये वाला फॉर्मूला याद रखो बस, क्योंकि जो डिराइव करना है उसको रखो और दूसरे टर्म को उधर दूसरे साइड लेके चल जाओ। अब जैसे बीटा DC निकालना है 1 को इधर लेके चल जाओ, अल्फा DC निकालना है तो अल्फा DC को एक साइड रखो, वो तो ऑलरेडी एक साइड है तो उसको सॉल्व कर लो, है ना। इक्वेशन आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और MCQ के लिए याद रखो, है ना, हमेशा अभी यहाँ पे देख रहे हो हमको पता है IE जो रहता है ये मिली एम्पियर में होता है और ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा IE होता है, उससे कम IC होता है, ये भी मिली एम्पियर में होता है करीब करीब, इक्वेशंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। और IB जो होता है ये सबसे कम होता है और ये बहुत कम होता है, जनरली माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में बहुत कम होता है ये। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जब देखेंगे, अब यहाँ पे न्यूमरेटर IC है, डिनोमिनेटर IE है। न्यूमरेटर IC होने की वजह से IC छोटा होता है IE से, हमको पता है, तो न्यूमरेटर IC होने की वजह से ये वैल्यू जो आएगा अल्फा DC इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, याद रखना, ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा DC की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकती, ओके। बीटा DC, अब ये देखो ये IC है ये IB है, ये मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर में, तो ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, क्योंकि न्यूमरेटर मिली एम्पियर में है और डिनोमिनेटर माइक्रो एम्पियर में। तो उसको अगर सॉल्व किया ना तो जो बीटा DC आता है ना इट इज ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी 100 200 500 1000 तक चल जाता है ये वैल्यू, है ना। जनरली 100 के ऊपर होता है, जनरली 100 के ऊपर होता है ये वैल्यू, बहुत ज्यादा बड़ा होता है 1 से, याद रखना, ओके। ये दो बातें ध्यान में रखना, ध्यान में रख लो, क्योंकि क्या होता है जब वैल्यू निकालते हो तो बीटा की वैल्यू तुमने अगर 0 पॉइंट में निकाल दी तो वैसे ही गलत हो गया, अपन ने कहीं तो मिस्टेक कर दिया है फॉर्मूले में, ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर। चलो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे इनपुट निकालो चाहे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालो, याद रखना, क्योंकि सिंस यहाँ पे 4 चीजें हमको देखना है, 4 चीजें हमारे पास में है, एक है IB, एक है IC, एक है VBE और एक है VCE, है ना। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनका ग्राफ रहेगा, क्योंकि ये इनपुट साइड हो गया, अभी लिखा था यहाँ पे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी इनका ग्राफ रहेगा, क्योंकि ये आउटपुट साइड हो गया, है ना। अब अभी तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन में जो VI कैरेक्टरिस्टिक निकाला उसमें इनपुट आउटपुट नाम की चीज नहीं थी पीएन जंक्शन में। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होने की वजह से एक इनपुट साइड रहेंगे और एक आउटपुट साइड रहेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का ग्राफ, है ना। लेकिन ध्यान में रखना, ये ग्राफ बनाते वक्त आउटपुट की कोई एक चीज कांस्टेंट रखना है, यानी इनपुट का ग्राफ बनाते वक्त आउटपुट का एक पैरामीटर कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसका रीजन अपने बुक में नहीं दिया है, मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान देना, समझाऊंगा मैं अभी। कांस्टेंट रखना पड़ता है, और इसका उल्टा क्या बोलेंगे, आउटपुट का ग्राफ बनाते वक्त इनपुट का एक पैरामीटर कांस्टेंट रखना पड़ता है, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना
तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका वेरिएशन इसके हिसाब से देखें, है ना। हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो हमको VBE के हिसाब से IB या IB के हिसाब से VBE कैसा चेंज हो रहा है ये देखना है। यहाँ पे हम लोग VBE के हिसाब से IB कैसा चेंज होगा ये देखना है ना। अब IB को चेंज करने वाला VBE तो है ही है, साथ ही साथ एक और चीज है जो IB को चेंज कर सकता है सर्किट में। तो वो चीज जो है अपने को, जो सर्किट में दूसरी चीज है जो उसको चेंज कर सकता है, वो अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ओके, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीज है? देखो, IB बदलने से IC बदलता है, IC बदलने से IB नहीं बदलता है। मतलब इसका IB पे कोई फर्क नहीं है, किस पे? IC का। तो फर्क कौन डालेगा IC पे? VCE। VCE IB पे फर्क डालता है, IC नहीं डालता है। तो इसीलिए हम लोगों को VCE कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो। सो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? VEB या VBE वर्सेस IB एट कांस्टेंट VCE। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ कैसा रहेगा देखो। तो यहां पे हम लोग प्लॉट करेंगे VBE और यहां पे प्लॉट करेंगे IB। IB हमेशा माइक्रो एम्पियर में प्लॉट होगा, VBE वोल्ट में प्लॉट होगा। अब सिंस इसका इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस जैसे ही रहेंगी, है ना। तो सिर्फ तुमको वैल्यूज याद रखने हैं जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में वैल्यूज देख लो। इसके वैल्यूज यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ये वोल्टेजेस के वैल्यूज हो गए, ठीक है। और करंट के हैं 20, 40, 60, यही जैसे फॉर्मेट में 80, 100। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो ग्राफ जो है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसा रहेगा, यहां तक कुछ भी नहीं रहेगा और यहां से बढ़ जाएगा ऐसा। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के जैसा इसका ग्राफ रहेगा, लेकिन यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको VCE इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। VCE को हम लोगों ने 10 वोल्ट्स की वैल्यू पे फिक्स रखा था, ये ध्यान में रखना। VCE को 10 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा, मैंने पहले ही बताया था, एट कांस्टेंट VCE। ठीक है, अब ये ग्राफ अपने टेक्स्ट बुक में दिया है तो ये याद रखना। और कुछ बोर्ड एग्जाम्स के अलावा CET के एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, इसमें दो ग्राफ्स होते हैं। अगर तुमने VCE को बढ़ा दिया तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। ये VCE इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स के लिए है। ये वाला ग्राफ जो है बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि बोर्ड के बुक में सिर्फ इतना ही ग्राफ दिया है, तो जितना दिया है उतना ही करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ, तो ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो ये था हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। चलो लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ किसका किसका रहेगा? वो रहेगा VCE वर्सेस IC का, है ना। अब कांस्टेंट किसको रखना है? तुमको हिंट तो लग गया होगा कि IC को बदलने वाला कौन है। मैंने बातों बातों में मैंने पहले ही बता दिया तुमको, है ना, कि IC को बदलने वाला कौन है? IB है। तो हम लोगों को यहाँ पे IB एट कांस्टेंट IB, है ना, एट कांस्टेंट IB ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे आएगा देखो। यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे? सॉरी, यहाँ पे हमेशा करंट IC और यहाँ पे हमेशा वोल्टेज VCE। VCE वोल्ट में गिना जाएगा, IC मिली एम्पियर में गिना जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? अब अगेन एक्सेस मार्क करना है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना। 2 के इसमें, क्योंकि VC काफी ज्यादा रखते हैं हम लोग, तुमने देखा होगा। VBE 0.2, 0.4, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग 0.7 के आगे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वहां पे कम के स्टेप्स है, 0.2, 0.4, 0.6 है। VCE की वैल्यूज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा इनपुट में VCE 10 रखा था, याद है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज बड़े रहेंगे। ठीक है, और IC जो रहेगा ये रहेगा सेम 2,
4 6 8 10। ठीक है, अब आईसी को कंट्रोल करने वाला कौन है? आईबी। आईसी को कंट्रोल करने वाला कौन है? आईबी है। तो जब स्टार्टिंग में आईबी बहुत कम रहेगा तो आईसी भी बहुत कम रहेगा। अब आईसी कम रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुमको है ना वो ट्रांजिस्टर का मैंने जो एक्शन पढ़ाया था, वर्किंग पढ़ाया था, वो ध्यान में याद रखना पड़ेगा। देखो हम लोगों ने क्या किया था, वीसी इधर लगाया सपोज, तो वीसी बढ़ेगा शुरुआत में, वीसी बढ़ने की वजह से कलेक्टर में करंट बढ़ेगा, है ना, कलेक्टर में करंट बढ़ेगा, क्योंकि वीसी बढ़ेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और वो कलेक्टर में जाएंगे। याद है हम लोगों ने ट्रांजिस्टर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर या एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में पढ़ा था। अब देखो अगर 100 इलेक्ट्रॉन है वहां पे, वीसी बढ़ाया तो 0 का 10 15 20 25 30 होगा, बढ़ते जाएगा। एक लिमिट वीसी का ऐसा आ जाएगा कि तुम वीसी कितना भी बढ़ाओ 100 आ जाएंगे। फिर वीसी तुमने कितना भी बढ़ाया, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने सबके सब आएंगे, यानी थोड़ी देर बाद वीसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सॉरी, आईसी क्या हो जाएगा, आईसी, वीसी नहीं, वीसी कितना भी बढ़ाओ आईसी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे आएंगे ना। शुरुआत में 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो शुरुआत में जैसे ही तुमने वीसी बढ़ाया तो 10 आए, फिर और वीसी बढ़ाए फिर 20 आए, फिर और वीसी बढ़ाए 30 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा करते करते एक लिमिट ऐसा आएगा कि जहां तुमने बहुत वीसी बढ़ा भी दिया तो 100 आ जाएंगे। फिर तुम उसके आगे कितना भी वीसी बढ़ाओ 100 तो आएंगे ही आएंगे, 100 के ऊपर तो नहीं आएंगे, क्योंकि 100 ही इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। तो इसका जो ग्राफ है ना, शुरुआत में यहां से ऐसा शुरू होता है और ये ऐसा कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आड़ा जाता है, ध्यान में रखना। ये IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर के लिए, ठीक है। फिर ये ग्राफ ऐसा, अगर तुमने IB बढ़ा दिया तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि सिंस IB अगर तुम बढ़ाओगे तो IC बढ़ेगा, ये तो फैक्ट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस। फिर ये ऐसा आएगा, IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर के लिए, है ना। ऐसे ही ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, तो तुमको 60 तक बनाना है ऐसा करते करते, है ना, इस तरीके से 50 60, है ना। यहाँ पे लिख देना तुमने, ये 40 माइक्रो एम्पियर के लिए, ये 50 माइक्रो एम्पियर के लिए, ये 60 माइक्रो एम्पियर के लिए, है ना। IB इज इक्वल टू ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने IB को कांस्टेंट रखा, क्योंकि IB IC को बदल सकता है, और हमको IC जो बदलना चाहिए वो VC के हिसाब से बदलना चाहिए, ना कि IB के हिसाब से, इसलिए IB को कांस्टेंट रखते हैं। तो MCQ के लिए याद रखो कि कौन सी चीज कहां कांस्टेंट होती है। इनपुट में VCE कांस्टेंट होता है, आउटपुट में IB कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान में रखना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पे जो रेजिस्टेंस डिफाइन होते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा लेक्चर का, रेजिस्टेंस, ये हमेशा डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि इट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। यहाँ पे V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी देखो, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, चाहे वो इनपुट रहे चाहे वो आउटपुट रहे। तो इनपुट आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक में V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस एक होता है इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉल r I, कैपिटल R से, और एक होता है आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉल r O। ओके, सो इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है हमेशा, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, है ना। तो यहां पे भी रेजिस्टेंस का वैल्यू उसी फॉर्मेट में रहेगा। इनपुट का क्या रहेगा, इनपुट का रेजिस्टेंस चेंज इन इनपुट वोल्टेज VBE अपॉन चेंज इन करंट IB at constant VCE कांस्टेंट है। आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, चेंज इन VCE अपॉन चेंज इन IC at constant base current, ठीक है। ये वैल्यूज तुमने याद रखना है, फॉर्मूलेस तुमने याद रखना है, बहुत आसान से फॉर्मूलेस है। अब ये यूज होंगे,
ये यूज होने वाले हैं आगे जब हम लोग बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, है ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जब पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूलेज यूज करेंगे हम लोग। तो स्मॉल आर आई इज इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस, स्मॉल आर ओ इज आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे और उसके बाद में लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट।